स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ा रहे थे। रिडॉक्स रिएक्शंस कंप्लीट हो गई थी, बैलेंसिंग क्वेश्चंस बता दिया था और उसमें मैंने बताया था कि जो आपको चूज़ करना है वो जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस यानी हाफ रिएक्शंस करके पढ़िएगा, तो उसी तरह लगाइएगा उसको। और आओ मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ जो क्वेश्चन अभी तक आए थे। तो नीट में क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उस क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है विच of the following reaction is the metal displacement reactions? Choose the right options। ये सवाल था, ये नीट 2021 का कुछ सवाल है, इसी साल आया था। ऑप्शन फर्स्ट है Cr2O3 Al है, इसे गर्म करते हैं तो Al2O3 प्लस 2Cr। ऑप्शन बी है Fe प्लस HCl, इससे बनता है FeCl2 प्लस H2, इससे हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये दिया है लेड नाइट्रेट्स, इससे बनता है PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। डी ऑप्शन है KClO3, अगर आप गर्म कर देते हैं तो KCl बन जाता है और 3O2 बनता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ रिडॉक्स रिएक्शंस का क्वेश्चन है और आपको देखना है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। मेटल डिस्प्लेसमेंट यानी हुआ क्या है, मेटल जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया है होगा। तो क्रोमियम ऑक्साइड है, अगर एनसीईआरटी में जाएंगे तो मैंने पढ़ाया था यही एग्जाम्पल कि होगा क्या कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और यहाँ से मेटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी मेटल यहाँ से हट गया, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं तो एल्युमिनियम यहाँ 0 है और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 3 दूनी 6 डिवाइड करेंगे तो +3 होगा। और यहाँ देखें क्रोमियम 0 है और यहाँ एल्युमिनियम जो है +3 है, ऑक्सीजन -2 है। तो देखो +3 से 0 में गया, रिडक्शंस हो रहा है, 0 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशंस हो रहा है। लेकिन ये मेटल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से क्रोमियम डिस्प्लेस हो गई है। तो यही एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो पेज नंबर दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है, ये क्वेश्चन दिया है 262 पे पेज नंबर पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसी साल का सवाल था। अब अगला क्वेश्चंस कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी क्वेश्चंस नीट का ही सवाल है, 20 का था। कह रहा व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशंस नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये दिया है मीथेन है, गैस के फॉर्म में है, यहाँ से Cl2 है, गैस के फॉर्म में है, 4Cl है, इससे CCl4 गैस बन जाता है और 4HCl बन जाता है गैस के फॉर्म में। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है 0 से -4, बी ऑप्शन में है +4 to -4, +4 to +4, सी ऑप्शन में है 0 to +4, डी ऑप्शन में है -4 to +4। ये भी नीट का ही सवाल है, 2020 का सवाल है। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको एनसीईआरटी में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, ये पेज नंबर जो है इसका 259 पे दिया हुआ है, ये पेज नंबर है। करना क्या है, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहेंगे
तो यहाँ कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो एक ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव होगा तो 4 हैं तो 4 नेगेटिव होगा। यहाँ पे 0 है, अगर इसमें आते हैं तो ये +1 होगा, ये -1 होगा। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Cl की ज़्यादा है तो ये जो है एक Cl का 1 होगा। तो अगर ये 4 कार्बन का लेंगे तो +4 आ जाएगा। तो अगर कार्बन में ऑक्सीडेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन तो कितना हो रहा है, -4 to +4। तो -4 to +4 आप देख सकते हैं, इसमें डी वाले में हो जाएगा। और इस वाले में जो ऑप्शन ये है वो फर्स्ट वाला था। तो स्टूडेंट जो है जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सब एनसीईआरटी से हैं। तो ये 2021 का सवाल है और ये जो है 2020 का सवाल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो है, अगला क्वेश्चन है ये नीट 19 में आया था, 2019 का सवाल है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर disproportionate reactions, which of the following disproportionate reactions, कह रहा कि which of the following disproportionate reactions, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए कह रहा है। कह रहा है 2 कॉपर प्लस से ये कॉपर +2 कॉपर 0 में, ये बी है 3MnO4 -2 + 4H, इससे बन जाता है K2MnO4 + MnO2 + O2। सी है 2KMnO4, गर्म करते हैं तो इनसे बनता है K2MnO + MnO2 + O2। डी में है 2MnO4 + 3Mn + 2H2O, इससे 5MnO2 + 4H। ये दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट options from the following। ऑप्शन कह रहे हैं फर्स्ट कि ए एंड बी, ऑप्शन सेकंड है ए कामा बी एंड सी, ऑप्शन थर्ड है कह रहे हैं ए कामा सी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन में है कह रहे हैं ए एंड डी, ये ऑप्शन दिया है। तो बच्चों कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आपके सामने ये दिया हुआ है कि इसमें से बताइए कौन डिस्प्रोपोर्शंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्रोपोर्शंस रिएक्शंस, यानी उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शंस होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्रोपोर्शंस रिएक्शंस कहते हैं। तो देखो अगर ये +1 से लेके +2 में गया है तो इसका ऑक्सीडेशन है और इसी का +1 से 0 में गया है इसका रिडक्शंस, ये तो है। आप इसमें आके देखिए, आप इसमें देखिए अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ x मान के निकालेंगे तो 4 दूनी अटक जाएगा तो कितना +7। यहाँ पे आएंगे MnO4 है, नहीं ये इसका नहीं, पहले सेकंड बी वाला चेक कर लेते हैं, ये भी रहा। तो 4 दूनी 8 है तो 8 में से 2 जाएगा तो आएगा +6, तो ये +6 है। 4 दूनी 8 में से अगर ये जो है ऑप्शन से
4 दूनी 8 में से 2 जाएगा तो ये भी +6। एक मिनट, ऑप्शन को ये है MNO और ये हो जाएगा बी वाले ऑप्शन को सही करिए, ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ये है Mn-2 है, फिर MnO2 है, 2Mn4 है, इससे Mn2 ये ऑप्शन दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो मैंने सही कर दिया। तो यहाँ आएगा +6, यहाँ देखेंगे आए तो +7 और यहाँ पे क्या आएगा +4 और ये 0 है। तो मैग्नीज +6 से +7 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर आप इसी मैग्नीज को देखते हैं +6 से लेकर +4 में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यानी इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का रिडक्शन हो रहा है, तो ये सही है। इसमें आते हैं तो अगर ये आपका आएगा +7, ठीक है, सी वाले को ऑप्शन को देख सकते हैं, MnO4 है तो Mn2O4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 दूनी 8, ये जाएगा +7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा ये देखेंगे, अगर 4 दूनी 8 आएगा तो +6 होगा और यहाँ पे देखते हैं 2 दूनी 4 आएगा तो +4 होगा। तो यहाँ से 7 से 6 में का इसी का रिडक्शन हो रहा है, 7 से +4 में जा रहा है तब भी रिडक्शन हो रहा है, तो नहीं होगा। इसमें आते हैं तो अगर ये लास्ट वाला ऑप्शन है MnO4-, बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन जो है वैसे नहीं दिया है क्योंकि KMnO4- थोड़ा होता है। तो आपका पहला और दूसरे में साफ साफ दिख रहा है कि डिस्प्रपोर्शनस हो रहा है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट यानी ए और बी हो जाएगा। ए और बी जो है ये रिएक्शंस कहलाएगी डिस्प्रपोर्शनस रिएक्शंस। तो ये सवाल थे आपके जो नीट के सवाल थे आपके, जो है 21 का हो गया, 20 का हो गया, 19 का हो गया। और क्वेश्चंस कराते हैं आपको बच्चों। ये जो है नीट 2018 का सवाल है और ये क्वेश्चंस मैंने इसको जो है आपको NCERT से पढ़ाया है और इस पे क्वेश्चंस भी कराया था, लेकिन ये जो है क्वेश्चंस आया हुआ है नीट में, आया है 18 में। तो हम इसको जो है बैलेंस इक्वेशंस करना है, देखो लिखा है बैलेंस इक्वेशंस, तो आपको उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो जो जो स्टेप मैंने बताया था उस स्टेप के हिसाब से बैलेंस करिए। जब आपकी स्पीड तेज़ हो जाए तो आप तेज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या है कि इस क्वेश्चन का स्केलेटल फॉर्म करेंगे और स्केलेटन करने के बाद यानी उसको करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस पहचानेंगे। तो और देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शंस क्या पहचानेंगे। जैसे ये ऑप्शन था तो ऑप्शन के नीचे मैं करता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मिटा दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इसको नीचे करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं आपको, क्योंकि इसी से बैलेंस हो जाएगी तो आपको पता हो जाएगा कि क्या क्या पूछा था। तो ये रहा। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचाना है, यानी हाफ इक्वेशंस लिखना है। तो आओ देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, चेक करेंगे इसका मैग्नीज ऑक्साइड का, तो ये 4 दूनी 8, एक जगह +7 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आपको सबसे पहले तो देखना होगा ऑक्सीडेशन किसका होगा। फिर ये देख लीजिए 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएंगे 6, डिवाइड करेंगे +3 और ये +4 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कहेंगे ऑक्सीडेशंस हाफ रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन हाफ में कौन कौन है, ये है, तो है C2O4-2 और जो है इससे चेंज हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पहचाना, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, डिवाइड करेंगे +3 से किस में गया, +4 में, पहचान लिया। अब आप रिडक्शंस में आ रहे हैं, तो रिडक्शंस आपने पहचाना कि इसका हो रहा है, तो कहेंगे रिडक्शंस हाफ रिएक्शंस। तो रिडक्शंस हाफ रिएक्शन में आपने पहचाना कि MnO4- जो है ये हो रही चेंज हो रही Mn+2 में। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा +7 से +2 में गया, तो ये हो गया। तो पहला स्टेप ये था कि आप जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लीजिए। फिर उसके बाद में जो है आपको देखना होगा कि नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं। तो यहाँ पे मैग्नीज सेम है दोनों तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कार्बन आपका 2 है, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, ये हो गया। अब आपको बैलेंस करना होगा किसको, आपको बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन्स को। तो ऑक्सीजन अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है, अगर इसको देखते हैं, अगर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो वहाँ कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप इधर वाटर जोड़ देते हैं रिडक्शंस वाले में, तो अगर आपका ये है MnO4-, इसमें अगर आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं
तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, बन क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है +2, तो इस हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन से मिलके बन जाएगा वाटर, तो ये वाटर बन जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। तो यह देख लिया आपने इसको। अब आपको देखना होगा कि कितने आपके पास ऑक्सीजन है। तो हमारे पास अभी जो है इस वाले रिएक्शंस में अगर आप देखते हैं कि 4 हैं, तो यहाँ पे आपका 4 ऑक्सीजन यहाँ पे करना होगा, तो ये 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आपके पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8, तो आपने यहाँ पे 8 हाइड्रोजन कर लिया, ये हो गया। अब आपको देखना होगा कि दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं कि नहीं। तो ये तो आपके ये वाले इक्वेशंस हो गए जिन्हें बराबर कर लिया है, और इसमें और उसमें देखना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने हैं, 1 निकल जाएगा तो 7 होगा, और यहाँ पे आपको कितना है। तो आपको कुछ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे +2 है और यहाँ पे प्लस अभी आपके पास जो है, तो +2 इधर भी करना होगा, 7 है। तो अगर यहाँ पे आप 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आप जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 ये है और 1 6 हो जाएगा, तो इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 हो गया। अब इस वाले क्वेश्चंस को मैं लेके आता हूँ इधर, ठीक है, ये हो गया C2O4 -2, और इससे आपने देखा CO2 बन गया। अब यहाँ पे भी आपको देखना होगा कि 4 आपके पास ऑक्सीजन है, तो 4 यहाँ पे भी हैं, 2 हैं तो 2 यहाँ पे मेंटेन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 हैं और यहाँ 1 भी नहीं है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। अब अगर मान लो आपने इक्वेशन मान लिया इसको फर्स्ट और इसको कर लिया सेकंड, तो आपको इलेक्ट्रॉन काटना है। तो अगर हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 से कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमने 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया और इससे हमने कर दिया 5 से, और जो आप इक्वेशन लिख के आएगा इसी को बोलेंगे कि ओवरऑल रिएक्शंस है, बैलेंस इक्वेशंस है। तो कहेंगे ओवरऑल, ठीक है, बैलेंस रिएक्शंस। बच्चों ये देख लीजिए, बहुत सिंपलीफाई आपको पढ़ाया था आज भी। तो देखो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ क्या हो जाएगा 2MnO-, यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई 2 से तो यहाँ भी आएगा तो हो जाएगा 16H+। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसको 5 से करेंगे तो ये भी 10, तो ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। इधर जब आएंगे तो ये हो गया, इसके तरफ लेना है अभी, तो यहाँ पे आपका है 5 C2O4 -2, और अब इसमें आएंगे तो जाएगा Mn, कितना हो जाएगा 2Mn+, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाएगा 8H2O, और यहाँ 5 से कर रहे हैं तो जाएगा 10 CO2। तो ये क्वेश्चंस आपका बैलेंस हो गया। जो जो आपको पूछा है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इधर मैं लिख देता हूँ, क्या कहा था, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। पूछा था आपको यहाँ पे कि MnO4 माइनस कितना होगा, C2O4 -2 कितना होगा, और H+ कितना होगा। तो MnO4 माइनस कितना है आपके पास 2, तो ये हो गया आपका 2। आपका H+ कितना आया है, तो H+ है आपका 16, तो यहाँ हो जाएगा 16, और C2O4 ऑक्सीडेट कहाँ गया, ये C2O4 ये आपके हैं 5, तो एक ऑप्शन आपका ये है बी वाले में 2 5 16, आपको साफ साफ दिख रहा है। MnO4 -2 है आगे, हाँ, और आपका C2O4 है 5, और आपके ये 16 हाइड्रोजन। तो ये वाले ऑप्शन जो है सेकंड में है, ये कंप्लीट है। इसी तरह के और क्वेश्चंस हैं, मैं दिखाता हूँ, एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप इसको ले लीजिए। और ऐसे सवाल जब नीट 18 में आए हैं तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, और रिडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसका मतलब है कि आपको एक एक क्वेश्चंस को पढ़ के चलना है, पूरी लाइन पढ़ेंगे तभी आपको 45 क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देगा, बहुत ध्यान से पढ़िए, इनएबिलिटी, ये NS2 electrons of the valence shell to participate in bonding that। आपको पढ़ाएंगे, जब ग्रुप पढ़ाएंगे, कार्बन ग्रुप जब पढ़ाएंगे, तो आप नीचे ऊपर से नीचे आएंगे
तो आपने देखा होगा कि +4 जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, स्टेट होता है, वो अनस्टेबल होता है। जैसे लेड के केस में कहेंगे लेड +2 जो होता है वो स्टेबल होता है। तो उसी पे सवाल बना दिया। जैसे से कार्बन फैमिली में ऊपर से नीचे आएंगे, तो अगर यहाँ पे लेड है, टिन है ये, और यहाँ पे लेड है, तो ये कहते हैं ऊपर से नीचे जाने पे +4 बजाय ये +2 में चला जाता है। क्यों? ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। तो इसके ऊपर में है ये, तो ये +4 में ही रहना चाहेगा। अगर इसके ऊपर की बात करते तब ये +2 में होता है। तो इसका मतलब है अगर 2 हैं, एक लेड है, तो लेड किस में जाना चाहेगा? +4 से किस में? +2 में, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो इनर्ट पेयर वर्ड ही है इनएबिलिटी ऑफ NH2, यानी NH2 इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाएंगे। अगर आपकी बात आती है टिन, तो टिन +2 में अगर इन दोनों में देखेंगे तो ये टिन +4 में जाना चाहेगा। इसका मतलब यहाँ क्या कहेंगे, इसका हो गया रिडक्शन और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो 2 फॉर्म में देखेंगे। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये कैसा काम करेगा? ये वाला कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो है +2 से +4 में जाएगा, तो ये कैसा काम करेगा? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये रहा। तो या फिर आप आते हैं तो कह रहा है SN+2 इज ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग कौन करेगा? Pb+4। तो ये तो नहीं हो सकता। टिन कह रहा है SN+2 Pb+2, ये नहीं, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस कहानी में लाना है +4 और +2 में। तो +4 +2 में कहाँ है? यहाँ पे दोनों +2, ये भी नहीं होगा। यहाँ क्या है? +4 और यहाँ भी +4, ये भी नहीं होगा। इसमें आते हैं तो कह रहा SN+2 इज रिड्यूसिंग। SN+2 कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इसका मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, या अपनी फॉर्म में कह लो कि ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और Pb+4 से +2 में जाएगा, तो कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग। तो SN इज रिड्यूसिंग, सही बात है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है। Pb+4 कैसा हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है। तो सेम थी बच्चों, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ये कहीं रहेंगे तो ये काम करेंगे। तो अगर इसमें देखेंगे एक का ऑक्सीडेशन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, क्या बोलेंगे कि अगर ये लगा रहेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। अगर ये लगा रहेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। यही चीज़ें इसमें थी। तो ये क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन जो है नीट 2016 का सवाल था, मैं उसे करा देता हूँ। कह रहा हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक, बच्चों ये क्वेश्चन नीट 2016 में है। हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब है कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है रिडक्शन से नहीं कर रहा है। तो आओ देखते हैं। कापर यहाँ पे 0 है, तो कापर किस में गया? +2 में। यहाँ पे देखेंगे तो ये +6 होगा, ये होगा -2। यहाँ आएगा +4 है, और यहाँ पे आपके आएंगे -2 है, और ये +1 है। तो आपको ये बताना है कि किसका जो है, ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग, यानी ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जो है कौन जो है रिडक्शंस नहीं करेगा। आप सब करके चेक करिए जाइए। तो यहाँ पे कापर +0 से +2 में गया है, और सल्फ़र +6 से जो है +4 में गया है। ठीक है, तो सल्फ़र यहाँ पे कर रहा है। अगर और भी आप देखते हैं रिएक्शंस कराते हैं, अगर ये सल्फ़र है 0 में, तो सल्फ़र कहाँ जाएगा? +4 में। और यहाँ पे सल्फ़र क्या है? इस वाले केस में देखते हैं तो सल्फ़र हो गया +6, और यहाँ पे सल्फ़र +4 है। तो अगर इस सल्फ़र की बात करते हैं तो ये 0 से +4 में गया है, और ये जो है बढ़ रहा है। और इस सल्फ़र में देखते हैं तो +4 से +0 में गया है, यानी घट रहा है। ये -2 है, ये +1 है। इसमें देखते हैं कार्बन की बात करते हैं, तो अगर इससे रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ +4 है। सल्फ़र का देखते हैं तो यहाँ पे H2SO4 में जो है +6 है, -2 है, +1 है। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे +1 है। इसमें देखेंगे तो कापर +2 है, -1 है,
यहाँ +2 है, +6 है, -1 है, +1 है, ये +2 है और ये +6 है, ये -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 है। अगर आप देखते हैं इस रिएक्शंस को तो कॉपर +2 से कैल्शियम +2 से कैल्शियम +2 में है, सल्फर +6 में +6 में, यानी कुछ हो ही नहीं रहा है, ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब डी वाले में ऑप्शन में जाएंगे तो रिडक्शंस हो ही नहीं रहा है, यानी सब जैसे एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यही होगा। तो अब बाकी सब में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है लेकिन इसमें नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन जो है टाइट्रेशंस के बारे में बताते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस टाइट्रेशंस, यानी इसका मतलब है रिडॉक्स रिएक्शंस होगा, उसमें आपको पढ़ना होगा टाइट्रेशंस। तो टाइट्रेशंस के बारे में बताते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट होते हैं उसको स्ट्रेंथ के बारे में पता करना पड़ता है। तो बच्चों होता क्या है, आपने देखा होगा इंटरमीडिएट में ऐसे कोनिकल फ्लॉक्स होता है, तो बच्चों जो है आपने देखा होगा कि ये कोनिकल फ्लॉक्स होती है और जो है कोनिकल फ्लॉक्स में जो है इसमें जिस चीज़ को आपको लेना होता है, इसको मैं एक पहले डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम में ये होता है कि ये ऐसे, और यहाँ पे आपको जो है आपका यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप आप गिराएंगे, इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके गिराते रहते हैं। इसमें जो भरा होता है, इसका पहले डायग्राम पूरा बना देता हूँ। ये स्टैंड से होती है, इससे बंधी होती है, ठीक है, इसको फिक्स करते रहते हैं। और जो है इसमें जो लेते हैं आप, इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं, अच्छा लगेगा ये। तो इसमें डॉट डॉट ड्रॉप ड्रॉप ऐसे गिराते हैं। जो इसमें होता है इसे ऑक्सीडेंट होती है। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इसमें होता है इसमें होता है रिडक्टेंट्स, रिडक्टेंट। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये रिडक्टेंट है, ये ऑक्सीडेंट है, तो ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप इसमें मिलाएंगे, जब इसमें मिलाएंगे तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया करेगी, ऑक्सीडाइज कर दिया करेगी। और लास्ट में जो है क्या करना होगा, एक कंप्लीट अगर ऑक्सीडाइज हो जाती है तो आपने देखा होगा अलग से इसमें इंडिकेटर्स मिलाया जाता है। आपको पढ़ाएंगे कुछ तो सेल्फ इंडिकेटर होते हैं, कुछ अलग से इंडिकेटर होते हैं। मान लो ये आपका इंडिकेटर्स हैं, तो इसमें इंडिकेटर भरे हुए हैं, इसमें आपने इंडिकेटर को मिला दिया, तो इसे बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जब ये पूरा पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जब इससे मिलाएंगे आप, तो जैसे एक ड्रॉप इंडिकेटर गिरा तो इंडिकेटर को भी ये ऑक्सीडाइज कर देगी। तो ये जो आपका सॉल्यूशन रहेगा रिडक्टेंट का, ये कलर शो करने लगता है, तो बोलते हैं इंड पॉइंट। तो ये होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर काम क्या है, जब इंडिकेटर को इसमें से आप ड्रॉप से डालेंगे तो ये पहले से पूरा पूरा ऑक्सीडाइज हो गया है, जब इसको डालेंगे तो ये कंप्लीट क्या करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगी, तो आपको कलर मिलने लगता है। तो कहेंगे ये क्या होता है कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन स्ट्रेशन क्या होता है, तो कहते हैं मेथड, आप इसको बोल सकते हैं मेथड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट्स, यानी इसको स्ट्रेंथ पता की जाती है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट्स का, ठीक है, और जो है इसकी स्ट्रेंथ पता करते हैं। तो अगर आप जाते हैं अपने एनसीईआरटी पे, तो एनसीईआरटी में देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है टाइट्रेशंस अलग अलग। तो आपके एनसीईआरटी किताब में जाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे एनसीईआरटी बुक मेरे पास ये है, तो अगर आप इस पेज पे देखते हैं तो पेज नंबर जो है आपका 269 पे ये दिया है, 3 करके पॉइंट दिए हैं। तो तीनों पॉइंटों के बारे में मैं अलग अलग आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है।
तो एक एक करके देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ये मेरे एनसीईआरटी मेरे हाथ में है, इसको बताता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन इंडिकेटर्स, या कहते हैं यूज्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शंस, यूज्ड इन रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इन रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग यूज करते हैं। पहले जैसे है, पहला तो कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं KMnO4। दूसरा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसे बोलते हैं K2Cr2O7। और एक थर्ड होता है जिसको बोलते हैं आयोडीन, थर्ड होता है आयोडीन जिसे बोलते हैं I2। तो ये जो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यूज करते हैं इन रिडॉक्स रिएक्शंस में। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ने जा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसको मिटा देते हैं। जो मैंने अभी आप डायग्राम बनाया था वही चीज़ें उसी तरह का डायग्राम बनाएंगे। और ये डायग्राम रहा, मान लो ये आपका ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट से जो है ड्रॉप आप यहाँ गिराएंगे। और ये आपका कोनिकल फ्लास्क रखा हुआ है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। मैं डायरेक्ट बना दे इसे। तो मान लो कि कोनिकल फ्लास्क आप बनाए हैं, तो इस कोनिकल फ्लास्क में ये, और ये आपका स्टैंड है, ये स्टैंड रखा हुआ है, और स्टैंड से इसको सपोर्ट दी जाती है ताकि ये फिक्स रहे, ऐसे बंधी रहती है, ठीक। अब आपको ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब जो है यहाँ पे इसमें भरा होगा KMnO4, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या भरा है आपका KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट्स। तो ये आपका KMnO4 है, और KMnO4 कैसा होता है, पिंक कलर का। और जो इसी को बोलेंगे ऑक्सीडेंट, KMnO4 को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बोलेंगे इसको ऑक्सीडेंट। और जो आपका रिडक्टेंट है, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ये कौन हो सकते हैं? तो ये रिडक्टेंट में जो है आयरन हो सकता है, यानी Fe+2, और साथ में ऑक्सिलेट C2O4-2, इनमें से कोई। तो ये करेगा। आपने किया क्या, इसके जरिए जो है आपने ये ड्रॉप्स आपने गिराना स्टार्ट कर दिया, इसमें आ रहा है। तो कहते हैं KMnO4 जो है खुद, यानी सेल्फ इंडिकेटर्स हैं, खुद एक अपना ही इंडिकेटर। तो इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडिकेटर्स। तो अगर ये सेल्फ इंडिकेटर्स हैं तो इसका मतलब है कि बाहर से इंडिकेटर आपको नहीं मिलाना पड़ेगा। बाहर से जो भी आपने दिखाया था ऐसा करके कि यहाँ बाहर से, तो बाहर से आप कुछ नहीं मिलाएंगे। होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ से आप, यहाँ पे आपका इसमें सॉल्यूशंस में या तो ऑक्सिलेट पड़ा होगा या आयरन, दोनों करता है। होगा क्या, जब यहाँ पे सॉल्यूशन में ऑक्सिलेट पड़ा है, आपने वहाँ से डाला, तो वहाँ से जब आप डालेंगे KMnO4 को, तो ऑक्सिलेट को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडेशन करा देगा। तो वहाँ से वो आएगा, अगर ये ऑक्सीडेंट है तो इसका अपने आप सबको ऑक्सीडाइज कराएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसमें जितने आयरन थे या ऑक्सिलेट थे, सबके सब क्या हो गए, सबका ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्या होगा, अगर एक भी नहीं बचा, एक भी आयरन या C2O4-2 नहीं बचा, तो जैसे उसमें आप ड्रॉप पे डालेंगे ये KMnO4 कलर दे देगा, और यही कलर कहलाएगी कि जो है आपका इंड पॉइंट हो गया। यानी इंड पॉइंट का मतलब अब कलर आ गया, इसका मतलब रिएक्टेंट जितने थे सबका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे, अगर आप बच्चों इसको देखें तो मैंने इसको आपको बताया था, तो ये होगा कैसे,
रिएक्शंस के फॉर्म में। मान लो KMnO4 है, इसको अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, MN4 माइनस, और MN4 माइनस जो है ये इक्वस होगी। अगर मान लो मैं ऑक्सिलेट आयन को लेता हूँ, C2O4-2 को लेता हूँ, तो क्या होगा, ये एसिडिक मीडियम में है तो साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा H आयंस। ये अगर आप इसको बैलेंस के साथ लिखते हैं, ये रिएक्शंस आपको मैंने पढ़ाया था, बैलेंस कराया था, तो इससे क्या बनेगा, MN4 से बन गया Mn में। तो जब Mn में जाएगा तो इसकी बैलेंसी जानते हो +2 हो जाएगा, और साथ में ये ऑक्सिलेट है तो ये चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे H आयन है तो साथ में वाटर बनाएगा, ये बनेगा। अगर इसको आप बैलेंस करेंगे तो मैंने पढ़ाया था, इसको बैलेंस करके आपको याद नहीं आ रहा होगा, ये मैंने यही रिएक्शन कराया था बैलेंस में, तो ये 2 था, ये 5 आया था, एक 16 आया था, तो मैंने ये बैलेंस करके लिख दिया है, ये यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे तो बैलेंस रिएक्शन से, ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन से। अब देखो हुआ क्या होगा, मैग्नीज किस में गई, 4 दूनी 8, एक निकल गया +7 में किस गया, +2 में, यानी KMnO4 जो है खुद इसका क्या हो रहा है, खुद इसका रिडक्शंस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सिलेट का या आयरन का। तो आयरन के साथ जब ऑक्सिलेट है तो कहाँ गया, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए, बचे 6, यहाँ 2 +3, और +3 से ये गया +4 में, यानी इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि ये पता चल जाएगी कि ये रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, इनका मतलब है जब KMnO4 डालते रहेंगे ये ऑक्सिलेट पूरा कन्वर्ट हो रहा है, पूरा चेंज हो रहा है, यानी बच्चों पूरा बदल गया। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये कैसा दिखने लगेगा, तो ये आपका दिखने लगेगा पिंक कलर का, यानी पूरा आपका ऑक्सिलेट खत्म हो गया, तो यानी एंड पॉइंट आ जाएगी कि जो है पिंक कलर का हो जाता है। तो आप देखेंगे इसका एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन का, तो ये पिंक कलर दिखने लगती है, तो ये एंड पॉइंट हो जाएगी इसका पिंक कलर, ये एंड पॉइंट कहलाएगा। ये आपको समझना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कितना मोल KMnO4 का इसको यूज किया है, तो आप ये कह सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मैं नीचे लिख देता हूं कि KMnO4 का कंसंट्रेशंस कितना रहा होगा। तो KMnO4 कंसंट्रेशंस बराबर 10⁻⁻6 मोल अपॉन लीटर्स। ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है कि इतना मोलर कंसंट्रेशन जो है KMnO4 इसका किस कंसंट्रेशन में थी, तो कहेंगे 10⁻⁻6 मोल अपॉन लीटर, इतने मोलर कंसंट्रेशन था। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये अपने आप इंडिकेट हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल गया कि जितना रिडक्टेंट होते हैं, चाहे आयरन हो चाहे ऑक्सिलेट हो, पूरे को किसको कर देगी, पूरा को इसमें कन्वर्ट कर देगी, ऑक्सीडेशन करा देगी। किसने किया, ये जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, अगर एक भी ड्रॉप KMnO4 का इसमें गिरा तो वही पिंक कलर ला देगी। तो पिंक कलर आने का मतलब है रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। तो ये रहा। अब बच्चों आपको दूसरा दिखाते हैं, जो मैंने लिखा था उसको दूसरा पे आते हैं। दूसरा बच्चों और देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दूसरे नंबर पे था पोटेशियम डाइक्रोमेट्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको देते हैं। इसमें क्या होगा, फिर वही आपको बनाना पड़ेगा ब्यूरेट्स, ये आपका स्टैंड है और स्टैंड से इसको बांध दी जाती है। इसमें जो होता है ये ड्रॉप गिराते हैं, आपके दूसरा है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ले रहे हैं, आपके ले रहे हैं K2Cr2O7 को। तो ये आपका K2Cr2O7 है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेंट। और जो इसमें लेते हैं उसका नाम होता है रिडक्टेंट। अगर K2Cr2O7 लेते हैं, रिडक्टेंट लेते हैं,
और रिडक्टेंट में मान लो आपकी आयरन है फेरस के फॉर्म में, ये है। तो होगा क्या, इसमें जितने आयरन पड़े होंगे कंसंट्रेशन सोल्यूशन में पड़े होंगे वो जो है ये आप K2Cr2 और इसमें ड्रॉप आप डालेंगे, आता रहेगा, ये पूरा का पूरा आयरन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ये इंडिकेटर तो है नहीं, तो आपको बाहर से जो है इंडिकेटर डालना पड़ेगा। तो मान लो बाहर से आपने ऐसे ही इंडिकेटर डाल दिया, तो बाहर से आपको इंडिकेटर डालना पड़ेगा। तो ये कौन सा इंडिकेटर है, ये बाहर का इंडिकेटर है, तो इसे कहेंगे इंडिकेटर है। और इंडिकेटर में अगर आप देखते हैं तो इसमें आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो लिखा होता है एनसीईआरटी में डाई फिनाइल एमीन। एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये लाइन लिखा हुआ है कि डाई फिनाइल एमीन या डाई फिनाइल बेंजीडीन्स, या कहते हैं डाई फिनाइल बेंजीडीन्स, DIZIDENE। डाईफिनाइल एमीन एनसीईआरटी में दिया है लेकिन ये नहीं दिया है, डाईफिनाइल बेंजीडीन ये रहता है। होता क्या, फिर आपको समझा देता हूँ। मान लो आपने जितना भी अमाउंट इसमें लिया होगा, कंसंट्रेशंस लिया होगा, तो उसमें आयरन होंगे, तो आपने ये डालना स्टार्ट किया, तो ये पाइप के जरिए, इसके जरिए जो है ये आना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ये जाते रहे तो ये जितने आयरन होंगे सबके सबको क्या कर देगा, सबको सब, अगर Fe2 है तो किस में चेंज कर देगा, Fe3 में, यानी ऑक्सीडाइज कर दिया। अब इसमें एक भी आयरन Fe2 के फॉर्म में नहीं बचे। अब बच्चों एक भी आयरन नहीं बचा, तो आपने क्या किया, इंडिकेटर डाला। इंडिकेटर मान लो क्या डाला, डाईफिनाइल एमीन डाला। जैसे उसके अंदर जाएगा तो जैसे मान लो इसमें एक ड्रॉप गिरा तो ये केमोनोफोर उस एक ड्रॉप को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। इंडिकेटर को जैसे ऑक्सीडाइज करेगा वैसे ही उसमें कलर आ जाएगी। तो जो उस टाइम कलर आया था उसमें क्या था कि पूरा ऑक्सीलेट खत्म हो गया था, और वो जैसे केमोनोफोर उसमें डाले थे वो केमोनोफोर का कलर आया था सोल्यूशन में। यहाँ जो कलर आएगा इंडिकेटर के डालने को, इंडिकेटर को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये कलर कहलाती है, इस टाइम यहाँ जो कलर आएगी उसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे डाला तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसका एक बूथ पड़ा और ये इसने उस एक्सरसाइज कर दिया तो कहेंगे इंटेंस ब्लू कलर हो जाती है, यानी तीक्ष्ण जिसे बोलते हैं, तो बोलते हैं इंटेंस ब्लू कलर। तो कह रहे हैं इंटेंस ब्लू कलर होती है। इसी को बोलते हैं रिएक्शंस का एंड पॉइंट हो गया, यानी रिएक्शंस कंप्लीट है, इसका मतलब पूरा Fe3 में चेंज हो गया, तो इससे बोलेंगे रिएक्शन एंड पॉइंट, या एंड पॉइंट बोलते हैं, या रिएक्शंस एंड पॉइंट बोलते हैं। रिएक्शंस एंड पॉइंट का मतलब क्या है, एक भी आयरन +2 में नहीं तो रिएक्शंस खत्म होने वाली है, यानी एंड पॉइंट आ गया है। तो इसको ये आपने पता हो गया। अगर इसको आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो इसको रिएक्शंस देख सकते हैं, और रिएक्शंस मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रिएक्शंस कैसे होगा। K2Cr2O7 मैंने पढ़ाया था कि इसका स्केलेटन फॉर्म लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे Cr2O7-2 ये रहा होगा, आपके पास Fe होगी, Fe किस फॉर्म में, +2 के फॉर्म में। आपको एसिडिक मीडियम में चल ही रहा है तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। इसके बाद ये रिएक्शंस होगी, रिएक्शन होगा तो Fe जो है Fe+3 में जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा क्रोमियम +3, और साथ में आयरन किस में जाएगी, आयरन जाएगी Fe+3 में। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे H है, यहाँ O है, तो इससे पानी बनेगा, ये आपको सबको पता है। ये Fe से किस में गया, Fe+3 में। अगर आप रिएक्शंस को बैलेंस करना चाहें तो ये पहले हम रिएक्शंस को बैलेंस कर देते हैं। ये रिएक्शंस हो गई, ये 7H2O हो गया, और आपका जो है ये 14 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 है। ये रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया था, ये सिखा रहा हूँ आपको कैसे होगा। आप चेक करिए, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए 12, यहाँ आएगा +6, तो यहाँ पे ये +6 रहा, तो कहाँ गया, +3। इससे कोई मतलब नहीं, हमको तो ये देखना है। तो Fe2 से किस में गई, Fe3 में। लेकिन आपको ये पता है कि अगर ये ऑक्सीडेंट है तो खुद का क्या होगा, रिडक्शंस होगा, तो हो रहा है। और ये Fe+3 से Fe+2 से Fe3 में गई, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशंस हो रहा है। इसका मतलब आप पढ़ क्या रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन किस मेथड से पढ़ रहे हैं,
टाइट्रेशन मेथड से पढ़ रहे हैं तो ये भी एक मेथड है, तो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इसके वजह से जो सॉल्यूशंस मिलती है वो यहाँ पे इंटेंस ब्लू हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। जितना इसमें आयरन था, जितने मोल आपने आयरन लिया था, पूरे आयरन को K2Cr2O7 ने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। किस में कर चेंज कर दिया होगा, Fe+2 से Fe+3 में चेंज कर दिया होगा। खुद क्या है, ऑक्सीडेंट है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब खुद का रिडक्शन होगा। तो देखो Cr2O7 ने खुद का रिडक्शन करके किस में चेंज होगी, +3 में, +6 से +3 में गई, रिडक्शन हो गया। अब होगा क्या, एक भी आयरन +2 के फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे आप, इसके ऐसे इंडिकेटर को आपने भरा, ऐसे 1-2 ड्रॉप डाल दिया, तो जैसे कि Cr2O7 इसका K2Cr2O7 यानी Cr2O7 उसके अंदर जैसे गिरेगी, उस फिनाइल, ये जो है फिनाइलएमीन्स जो है, इसको भी क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज करा दिया। यानी इस सॉल्यूशन में कलर आ गया। कलर कैसा मिलेगा, वो ब्लू कलर का, इंटेंस, यानी बहुत जल्दी से तीक्ष्ण ब्लू कलर आ गई। इसका मतलब है कि पता चल गया कि सॉल्यूशंस का जो अब ये जो रिएक्शन था वो रिएक्शंस एंड पे आ गई, यानी रिएक्शन खत्म हो गई। इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों, एक अगला है जिसे आप जान सकते हैं, तो मैं ये बार बार क्यों मिटाऊं, तो इसको मैं रह देता हूं क्योंकि बनाना पड़ता है हमको। ये मिटा देता हूं आपको, इन सबको मिटा दिया और ये हेडिंग चेंज कर देता हूं क्योंकि अगला जो स्टेप आपका है वो है आपका थर्ड वाला, जो आपने लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो लिया है वो लिया है आपको आयोडीन्स। तो अगर आयोडीन लेते हैं तो उसको आयो2 बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट ऐसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो छोड़ो, ऐसे करता हूँ। मान लो आपने क्या किया, सिंपल तरीके से जान लीजिए कि आपने कोई ये फ्लास्क लिया या कोई बर्तन लिया, आपका बर्तन ये है, ये आपने बर्तन लिया। ये बर्तन किसकी है, ये KI की सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से। पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं। तो मान लो ये आपका एक बर्तन दूसरा है, इसमें ऐसे आपने झुका के रखे, मान लो झुकाए हैं, इसमें आप गिराएंगे, यानी इसके अंदर आप गिराएंगे, तो झुका के बना दिया मैंने। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं वो कॉपर ले रहे हैं, Cu+2 ले रहे हैं। आपने क्या किया, इसमें से कुछ ऑक्सीडाइज एजेंट इसमें डाल दिया। जब आप डालेंगे, सॉल्यूशन किसकी है, KI की है, तो आपने इसे डाल दिया। जब इसमें आप डालेंगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं, ये सॉल्यूशन में कॉपर आ गया। और जब कॉपर आ गया तो इसमें जो है कॉपर इसके साथ तो पहली बात रिएक्शंस करेगी, क्योंकि जितना इसमें I है, यानी जो I- है, वो क्या करेगी, कॉपर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब है कि इसका क्या कराएगी, उसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या होगा रिएक्शंस में, रिएक्शंस में ये हो जाएगा कि आपने Cu+2 लिया और ये इक्वस में होता है, और आपने यहाँ पे क्या है, I- मिलेगी, तो I- इक्वस में है। तो कॉपर किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर जो चेंज होगा Cu2I2 में चेंज हो जाएगा। ये बन गया सॉलिड, और I- किस में चेंज हो जाएगी, I2 सॉलिड में चेंज हो जाएगी, ये S में चेंज हो जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 से कर दो, ये 4 से कर दिया। आपको साफ साफ दिख रहा है, कॉपर+2 किस में गई, 1 में गई। I- किस में गया, I0 में। तो इसका क्या हो रहा है, सबका सब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो बात सही है, क्योंकि भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये KI सॉल्यूशन ये कैसा काम करेगी, इसमें I कैसा काम करेगा, रिडक्टेंट की तरह, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब जो सॉल्यूशंस KI का था इसमें किया था, इसको आप एक काम करो, मैं अलग दिखा देता हूँ। इसमें जो है इसी सॉल्यूशन में डाल दो स्टार्च,
क्या डालने हैं आप, स्टार्च। तो मान लो ये डब्बा जो आपका था, ये वाला डिब्बा, इसी को मैंने यहाँ ले लिया। अब ये सॉल्यूशन था आपका, इसमें इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इस सॉल्यूशन के आपने ये डाला, ये रिएक्शंस हो गया। तो ये रिएक्शंस पूरा इसके अंदर हो रही है, नहीं समझ पा रहे हो। ये KI था यानी I माइनस है, ये इसमें डाल दिया। अब ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये रिएक्शन इसी के अंदर हुई है। तो अब जो है आप करेंगे क्या, जब ऐसा होता है तो ऐसा देखा गया कि ये रिएक्शन जब होती है, जब I2 में कन्वर्ट होती है तो ये ब्लू कलर होता है। अभी आपने स्टार्च नहीं डाला था तो कैसी कलर थी, ब्लू कलर का था, नीले कलर का था। अब आपने इसमें क्या कर दिया, इसमें कोई ऐसे जो है हमने बना दिया, लो ऐसे बना दिया। ये देखा होगा ना, पकड़ने वाला होता है, इसमें भरा है। इसके जरिए आपने क्या डाल दिया, इसमें आपने स्टार्च डाल दिया। क्या डाल दिया इसमें स्टार्च है। जब स्टार्च डालेंगे तो ये एक चीज़ देखा गया कि एकदम कलर कैसा हो, ब्लू कलर कैसा हो, डार्क ब्लू हो जाएगा। इसका टेस्ट होता है, जैसे स्टार्च इसमें डालेंगे, ये सॉल्यूशन कैसे जब तक नहीं तब तक ब्लू थी, अब कन्वर्ट हो जाएगी। डालने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लू कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डार्क ब्लू में हो जाएगी, एकदम मतलब हो जाएगा नीला, डार्क ब्लू कलर्स, डार्क ब्लू कलर। ये इसकी पहचान हो जाती है कि डार्क ब्लू कलर हो जाएगा, एकदम नीला हो जाएगी। तो आप समझिएगा, जब तक स्टार्च नहीं पास किए थे तब तक ये ब्लू कलर थी। जैसे आपने स्टार्च डाल दिया, सॉल्यूशन कैसे हो गई, डार्क ब्लू कलर हो गई। तो ये रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए कि डार्क ब्लू कलर जो आती है वो एक स्टार्च के डालने पे होती है, नहीं तो ब्लू कलर रहता है। अब अगर बच्चों जो है आपसे देखा जाए तो इसमें ज़रा सा जो है छोटी सी पॉइंट और थी, मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को लेके। तो बच्चों आपने क्या देखा, ये रिएक्शंस हो गई। इस रिएक्शन में आयोडीन था, यानी ये पूरा रिएक्शन जो हो रहा था इसके अंदर था। तो इस डब्बा को उठा के मैंने यहाँ ले लिया, और इसी डब्बे में जब ये रिएक्शंस हुआ तब ये कलर कैसा आया, ब्लू कलर की, तब ये ब्लू कलर था। और जैसे मैंने इसमें स्टार्च डाला तो वो सॉल्यूशन एकदम डार्क ब्लू कर दिया। अब क्या होगा, मान लो यही रिएक्शन थी और यही आयोडीन बचा था, ये आयोडीन जो था। अब ये देखा गया कि अगर आयोडीन की रिएक्शंस, जो आयोडीन आपकी बनी थी, उस आयोडीन को अगर थोड़ा बहुत थायोसल्फेट या सोडियम थायोसल्फेट के साथ अगर रिएक्शंस करा देते हैं तो क्या देखते हैं, जो आयोडीन बची हुई थी वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये I0 से किस में चलेगी, I माइनस में। और यहाँ क्या हो रहा था, कहेंगे 3 दूनी 6, 6 में से 2 गई तो बचेगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो +2। यहाँ क्या हो रहा था, 0 में चला गया। यहाँ क्या हो रहा था, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए, 6 डिवाइड करेंगे, ये 6 है ना, तो 6 दूनी 12 यानी 10 बचेगा। अगर ऐसे निकालते हैं तो एवरेज निकल के आएगा तो 2.5 के समथिंग आएगा। अगर डायग्राम से निकालेंगे तो अलग अलग आएगा, ये पढ़ाया था आपको। तो यानी इसका मतलब क्या है, +2 से यह बढ़ा है। तो ये देखा गया कि अगर यही आयोडीन को अगर सोडियम थायोसल्फेट में पास कर देते हैं तो चीज़ें पलट जाती हैं। पलट क्या है, कॉपर के साथ पास किया तब उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन अगर थायोसल्फेट के साथ पास करते हैं तो इसी का रिडक्शन हो जाता है। तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है कि अगर आयोडीन को पास करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी वही चीज़ पलट जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग बजाय क्या हो रहा है, रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ देखा गया कि अगर मान लो ये KI का सोल्यूशंस है और इस सोल्यूशंस में आपने आयोडीन पास कर दिया तो देखो KI, पहली बात तो क्या है कि I2 जो है, ये I2 लिखा है, तो I2 क्या कहेंगे जो सोल्यूशन KI के वाटर से वो इनसॉल्युबल है। इसका मतलब पानी में KI पड़ा होगा तो KI का सोल्यूशन बना होगा, उसमें आयोडीन पास किया तो ये घुलेगी नहीं, लेकिन करेगी क्या, ये आयोडीन जाके KI को पकड़ करके क्या बना देगी, KI3। तो ये कहा जाता था कि अगर I2 है, सॉलिड के फॉर्म में है और सोल्यूशन है KI का, तो इसमें इक्को सोल्यूशन कहेंगे, यानी इक्को सोल्यूशन से अगर ये इक्को सोल्यूशन है तो इसके साथ रिएक्शन करती है और उसी में थोड़ा बहुत मिल जाता है, KI3 मिला पड़ा रहेगा। तो ये जाल मैंने दिखा दिया कि है। अगर थायोसल्फेट में पास करेंगे तो ये थायोसल्फेट जो है ऑक्सीडेशन बजाय रिडक्शन हो जाएगी, और उसमें अगर जो आयोडीन अगर डाल देते हैं अब KI के सोल्यूशन में तो कुछ थोड़ा बहुत KI3 के फॉर्म में I मिलेगी, क्योंकि पानी में घुलती नहीं है। तो ये तो बच्चों एनसीईआरटी में जो है ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन था, कंप्लीट हो गया। आगे देखा गया था, इसमें देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में। तो यही चीज़ें मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, एकदम डिटेल पढ़ाता हूँ,
तो आप चाहे यहाँ पढ़ सकते हैं, चाहे यही सेम चीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। गैल्वेनिक सेल होगी, गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ाएंगे, उसमें स्टैंडर्ड और मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ाएंगे, पोटेंशियल के बारे में बताएंगे। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप चाहे यहाँ पढ़ लीजिएगा, चाहे यही चीज़ें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। अगर ऐसे माना जाए तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर रिडॉक्स रिएक्शंस जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही चीज़ें फिर दोबारा मिलेगी, फिर से पढ़ेंगे आप। तो बच्चों आज लेक्चर यहीं तक।